नमस्ते और हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जीवन की एक बेहद आकर्षक विकासावधि यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बिल्कुल शुरुआत से यानी कॉर्डेट्स की बेसिक विशेषताओं से लेकर हम इंसानों जैसे जटिल स्तनधारियों तक के सफ़र को ट्रेस करेंगे। ये सच में अरबों सालों के बायोलॉजिकल एडेप्टेशन की एक शानदार कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर कीजिए। इंसानों, समुद्री स्क्वर्ट्स और मेंढकों में आखिर क्या समानता हो सकती है? मेरा मतलब है, पहली नज़र में देखने पर तो ये जीव एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं ना? लेकिन सच तो ये है कि ये सभी जीव एक बहुत ही गहरा, एक छिपा हुआ जैविक वंश या कह लें कि बायोलॉजिकल लीनिएज साझा करते हैं। और यही वो बात है जो बायोलॉजी को इतना मैजिकल बनाती है। तो इस सफ़र के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। पहले हम कॉर्डेटा के बेसिक फीचर्स देखेंगे, फिर जबड़े और मछलियाँ, उसके बाद ज़मीन पर जीवन का आना, फिर पक्षी और स्तनधारी, और आखिर में इवोल्यूशन के उन कनेक्टिंग लिंक्स को समझेंगे जो हमें हैरान कर देते हैं। चलिए सीधे हमारे पहले सेक्शन में चलते हैं, कॉर्डेटा की मूल विशेषताएं। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए। किसी भी कॉर्डेट को पहचानने के लिए 3 सबसे ज़रूरी लक्षण होते हैं। पहला है नोटोकॉर्ड, दूसरा एक डॉर्सल यानी पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु, और तीसरा है ग्रसनी क्लोम छिद्र या फेरेंजियल गिल स्लिट्स। सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इस धरती पर मौजूद हर एक कॉर्डेट अपने जीवन के किसी न किसी चरण में इन 3 विशेषताओं को जरूर दिखाता है। ये समझ लीजिए कि हमारी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी का एकदम पक्का ब्लूप्रिंट है। अब सवाल ये है कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में आखिर फ़र्क क्या है? खैर, ये काफ़ी सीधा सा है। कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो पीठ की तरफ यानी पृष्ठीय और खोखला होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये आगे की तरफ और बिल्कुल ठोस होता है। इसके अलावा हमारा यानी कॉर्डेट्स का दिल आगे की तरफ होता है और हम में एक पोस्ट एनल टेल या पूंछ मौजूद होती है जो नॉन कॉर्डेट्स में आपको कभी नहीं मिलेगी। यही वो गिने चुने लेकिन बेहद अहम अंतर है जो इवोल्यूशन के पेड़ पर हमारी इस खास शाखा को इतना अलग बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, जबड़े और मछलियाँ। अगर हम इवोल्यूशन के मैप को देखें तो वर्टेब्रेट्स या कशेरुकी जीवों का सबसे बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बंटवारा इस बात पर होता है कि उनमें जबड़े हैं या नहीं। जी हाँ, सिर्फ जबड़े। एक तरफ अग्नेथा है जिनमें जबड़े बिल्कुल नहीं होते, और दूसरी तरफ हैं ग्नेथोस्टोमेटा जिनमें जबड़े मौजूद होते हैं। इवोल्यूशन के नज़रिए से देखा जाए तो ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। चलिए इन जबड़े रहित मछलियों यानी अग्नेथा के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये जीव असल में बहुत प्रिमिटिव या आदिम हैं। साइक्लोस्टोमेटा क्लास के ये जीव अक्सर एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब ये दूसरे जीवों के शरीर पर चिपक कर अपना पोषण लेते हैं। इनमें न तो आपको जबड़े मिलेंगे, ना ही शरीर पर स्केल्स या शल्क। पेट्रोमाइजोन और मिक्सीन इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें देखकर हमें एक अंदाजा लगता है कि जबड़े विकसित होने से पहले कशेरुकी जीवन असल में कैसा दिखता रहा होगा। अब जरा जबड़े वाली मछलियों की तुलना करके देखते हैं। कॉन्ड्रिक्थीज ऐसी मछलियां हैं जिनका कंकाल कार्टिलेज या उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क और स्टिंगरे। इनमें स्विम ब्लैडर नहीं होता, इसलिए इन्हें डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। दूसरी तरफ हमारी ओस्टिचटीज हैं, यानी हड्डियों वाली मछलियां, जैसे कि रोहू या उड़ने वाली मछली। इनमें हड्डियों का बना कंकाल, ऑपर्क्यूलम से ढके हुए गिल्स और स्विम ब्लैडर मौजूद होता है। और मैं आपको बता दूं, इस स्विम ब्लैडर के आ जाने से पानी के अंदर जीवों की गतिशीलता और उछाल की क्षमता पूरी तरह से बदल गई थी। ये एक असली गेम चेंजर था। चलिए अब पानी से बाहर निकलते हैं। सेक्शन 3, भूमि पर जीवन। एम्फीबिया या उभयचर जमीन पर कदम रखने वाले असली पायनियर्स थे। ये सेमी एक्वेटिक होते हैं और इनकी त्वचा बहुत ही मुलायम और नम होती है। इनका दिल 3 चेम्बर्स वाला होता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये अभी भी पूरी तरह से जमीन के लिए अडेप्टेड नहीं है। क्योंकि इनका लार्वल स्टेज एक टैडपोल होता है, इसलिए इन्हें अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पानी में वापस जाना ही पड़ता है। आप इन्हें पानी और जमीन के बीच का एक जीता जागता पुल समझ सकते हैं। फिर आए रेप्टाइल्स यानी सरीसृप। इन्होंने जमीन पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया। इनकी सूखी और खुरदरी त्वचा ने शरीर से पानी कम होने से रोका और जिंदगी भर सिर्फ फेफड़ों से सांस लेने की क्षमता ने इन्हें पूरी तरह से स्थलीय जीव बना दिया। और सबसे बड़ी बात, इनमें कोई पानी वाली लार्वावस्था नहीं होती।
कछुए, सांप, मगरमच्छ, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। इन्होंने पानी पर अपनी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन आप जानते ही हैं, बायोलॉजी में हमेशा कुछ ऐसे एक्सेप्शंस या अपवाद मिल जाते हैं जो आपका दिमाग घुमा दें। ज्यादातर रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर वाला दिल होता है, लेकिन मगरमच्छ इसका एक बहुत ही हैरान करने वाला अपवाद है। इनके पास इंसानों की तरह 4 चेम्बर वाला दिल होता है। ये एवोल्यूशन की विसंगति हमें साफ दिखाती है कि प्रकृति अपने जीवों को सरवाइव करने के लिए कितने अनूठे तरीकों से ढालती है। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, पक्षी और स्तनधारी, इवोल्यूशन के पेड़ की सबसे एडवांस्ड शाखाएं। एवीज यानी पक्षी वार्म ब्लडेड या गर्म खून वाले जीव हैं जो उड़ने के उस्ताद हैं। इवोल्यूशन ने इनके आगे वाले पैरों को पंखों में बदल दिया और पूरे शरीर को फेदर्स या परों से ढक दिया। दांतों की जगह हल्की चोंच ने ले ली। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज्यादा अमेजिंग लगती है वो है इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनके फेफड़ों के साथ एयर सैक या वायु की थैलियां भी जुड़ी होती हैं। उड़ान भरने में जो इतनी ज्यादा एनर्जी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, उसे यही एयर सैक्स पूरा करते हैं। एकदम परफेक्ट इंजीनियरिंग। और अब बात करते हैं स्तनधारी या मैमेलिया वर्ग की। हमारा अपना खुद का बायोलॉजिकल परिवार। हमारे शरीर पर बाल, पसीना निकालने वाली ग्रंथियां और मादाओं में दूध बनाने वाली मैमरी ग्लैंड्स, ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन एक और बिल्कुल अनोखी चीज है जो हमें बाकियों से अलग करती है। क्या आप गेस कर सकते हैं? वो है डायफ्राम, जो हमारे पेट और छाती के हिस्से को अलग करता है। ये फीचर आपको पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में ही मिलेगा। अब अगर हम सिर्फ स्तनधारियों के अंदर ही देखें तो यहाँ भी आपको कमाल की वैरायटी मिलेगी, खासकर जब बात रिप्रोडक्शन की आती है। विकास ने यहाँ 3 बिल्कुल अलग रास्ते अपनाए। पहले है प्रोटोथेरिया जैसे प्लैटिपस, जो बहुत पुराने टाइप के हैं और अंडे देते हैं। दूसरे हैं मेटाथेरिया जैसे कंगारू, जो अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें अपनी थैली में पालते हैं। और तीसरे हैं यूथेरिया, जिसमें इंसान और बाकी एडवांस्ड मैमल्स आते हैं जो पूरी तरह से विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। है ना कमाल की बात? और अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प 5वें और आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, इवोल्यूशन के कनेक्टिंग लिंक्स। देखिए, बात यह है कि प्रकृति को आप ऐसे फिक्स बक्सों में बंद करके नहीं रख सकते। कनेक्टिंग लिंक्स ऐसे जीव होते हैं जो 2 बिल्कुल अलग जैविक समूहों की खूबियां एक साथ दिखाते हैं। जैसे वायरस को ही ले लीजिए, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। युग्लिना पौधों और जानवरों के बीच का पुल है। पेरिपेटस नाम का जीव एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा को जोड़ता है। और सिमोरिया तो एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स के बीच का संक्रमण दिखाता है। ये सारे जीव इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि इवोल्यूशन कोई टूटी हुई चीज नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली चेन है। इसी से जुड़ा एक और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है लिविंग फॉसिल्स या जीवित जीवाश्म। अब ये क्या होते हैं? ये वो जीव हैं जो लाखों करोड़ों सालों से ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इनमें कोई खास बदलाव नहीं आया। ऐसा लगता है मानो इन्होंने अपनी इवोल्यूशनरी घड़ी को पॉज कर दिया हो, जबकि इनके आसपास की पूरी दुनिया लाखों सालों में पूरी तरह से बदल गई। ये सच में हमारे अतीत की तरफ खुलने वाली एक खिड़की की तरह हैं। तो इन सब बातों से हमें क्या समझ आता है? यही कि इवोल्यूशन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो रुक गया हो। ये आज भी लगातार चल रहा है। और ऐसे में एक बहुत ही रोमांचक सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, आज से लाखों साल बाद किस तरह के बिल्कुल नए और अजीबोगरीब कनेक्टिंग लिंक्स उभरकर दुनिया के सामने आएंगे। इवोल्यूशन की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सोचने के लिए काफी कुछ है ना?